हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल और टेक्निक के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है दोस्तों दीपक राय और मेरा आईटी कंपनी में एचसीएल में, विप्रो में और कैपजेमिनी में कार्य करने का काफ़ी लंबा अनुभव है। और मैं अभी डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड कोर्सेज बनाता हूं और यूट्यूब का चैनल है। कृपया इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट होता है न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, परसेप्ट्रॉन क्या होता है, मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन क्या होता है, इसके बारे में लोग देखते हैं। तो न्यूरल नेटवर्क का जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट होता है परसेप्ट्रॉन। ठीक है, ये क्या होता है? दिस इज द सिंपलेस्ट न्यूरल नेटवर्क, ए सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, तो सबसे सिंपलेस्ट जो न्यूरल नेटवर्क होता है उससे हम लोग परसेप्ट्रॉन करते हैं। इसमें एक सिंगल न्यूरल नेटवर्क होती है। ठीक है, लेकिन अगर वहीं पे हम लोग मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास इनपुट लेयर आ जाती है, वन और मोर हिडन लेयर आ जाती है और एक हमारे पास आउटपुट लेयर आ जाती है। मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन में हम लोग ये नहीं बता सकते कि हमारे पास कितने नंबर्स ऑफ हिडन लेयर्स होंगी। हमारी इंफॉर्मेशन लेयर बाय लेयर प्रोसेस करती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। जब कुछ एरर आता है हमारे ट्रेनिंग के दौरान तो वहाँ पे हम लोग वेट को एडजस्ट करते हैं और उस समय बैक प्रोपोगेशन एक प्रोसेस होता है, वो काम करता है। तो बैक प्रोपोगेशन क्या होता है, इससे हम लोग आगे की कुछ स्लाइडों में भी देखेंगे। अब मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन के अंदर आपका न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स को वेट से असाइन होते हैं, उसके अंदर आपका बायस भी होता है, एक्टिवेशन फंक्शन भी होता है। ये सभी चीज़ें कैसे कनेक्टेड होती हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं पहले एक्टिवेशन फंक्शन के बाद पास। एक्टिवेशन फंक्शन करता क्या है? एक्टिवेशन फंक्शन हमारे जो न्यूरल नेटवर्क होता है उसके अंदर नॉन लीनियरिटी को इंट्रोड्यूस करने के लिए एक्टिवेशन फंक्शन का यूज किया जाता है। आप कहेंगे कि भाई ये नॉन लीनियरिटी को इंट्रोड्यूस क्यों किया जाता है? क्योंकि अगर सब कुछ लीनियर रहेगा तो हमारा इनपुट भी लीनियर, हिडन लेयर के अंदर जो प्रोसेसिंग होगी वो भी लीनियर, आउटपुट भी लीनियर। तो अगर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करनी होगी, कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी होगी तो हम लोग उसे एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे जितना लेवल की हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अपने न्यूरल नेटवर्क के अंदर हम लोग एक्टिवेशन फंक्शन इनेबल करते हैं। ठीक है, जैसे कोई इमेज का डेटा है उसके अंदर हम लोग इमेज की डायमेंशन ले सकते हैं, इमेज के अंदर पिक्सल होते हैं उनको ले सकते हैं, इमेज के अंदर जो कलर होते हैं उनको ले सकते हैं। तो एक इमेज के अंदर काफ़ी सारी डायमेंशन होती हैं। ठीक है, काफ़ी सारा उसका डेटा होता है। ठीक है, काफ़ी सारे फीचर्स होते हैं। तो उन फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इमेज के अंदर जो छुपी हुई इंफॉर्मेशन होती है उसको निकालने के लिए हम लोग एक्टिवेशन फंक्शन का यूज करते हैं। और एक्टिवेशन फंक्शन ही डिसाइड करता है कि कौन सा न्यूरॉन एक्टिव होगा और कौन सा न्यूरॉन एक्टिव नहीं होगा। बेसिकली अगर इसे कहा जाए, एक्टिवेशन फंक्शन हमारे न्यूरल नेटवर्क का इंजन होता है। ठीक है, तो उसमें से पहला जो एक्टिवेशन फंक्शन होता है वो सिग्माइड एक्टिवेशन फंक्शन होता है। इसका फार्मूला होता है 1/1 + e⁻⁻x, यानी यह एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है और इसकी जो रेंज होती है वो 0 से और 1 के बीच में होती है। ठीक है, अगर हमें कोई ऐसा आउटपुट प्रेडिक्ट करना हो या फिर हमें हिडन लेयर के अंतर्गत हमें कुछ अगर प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड फार्मूला कैलकुलेट करना हो जिसकी रेंज 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए, तो वहाँ पे हम लोग सिग्माइड एक्टिवेशन फंक्शन का यूज करते हैं। जहाँ पे हमें बाइनरी आउटपुट की आवश्यकता होती है वहाँ पे हम लोग सिग्माइड एक्टिवेशन फंक्शन का यूज करते हैं। बाइनरी आउटपुट मतलब या तो 0 या तो 1 या तो यस या तो नो, तो इसको हम लोग कहते हैं बाइनरी आउटपुट। वहाँ पे हम लोग सिग्माइड एक्टिवेशन फंक्शन का यूज करते हैं। इसकी रेंज होती है 0 से और 1 के बीच में। अब दूसरा एक्टिवेशन फंक्शन आता है 10h, यानी इसको हाइपरबोलिक 10 भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है e⁻x - e⁻−x डिवाइडेड बाई e⁻x + e⁻−x। इसका जो रेंज होता है वो -1 और 1 के बीच में होता है। पहले सिग्माइड फंक्शन तो आया, लेकिन ये देखा गया सिग्माइड फंक्शन की रेंज तो 0 से और 1 के बीच में ही है और जो निगेटिव वैल्यू है वो तो छूट जा रही है। इसके लिए हमारे काफ़ी सारे न्यूरॉन डेड हो जा रहे हैं, वेनिसिंग ग्रेडियंट की समस्या आ रही है। ठीक है, इसीलिए साइंटिस्ट ने यह सोचा कि क्यों ना हम लोग निगेटिव वैल्यू को भी इंक्लूड करें अपने प्रोसेसिंग के अंदर। ठीक है, इसलिए उन लोगों ने 10h का आविष्कार किया और हाइपरबोलिक 10 की जो रेंज होती है -1 और 1 के बीच में होती है। अब तीसरा फंक्शन आता है रेलो एक्टिवेशन फंक्शन। रेलो एक्टिवेशन फंक्शन काफ़ी पॉपुलर एक्टिवेशन फंक्शन है। इसका यूज लगभग हर न्यूरल नेटवर्क में किया जाता है क्योंकि इसकी जो रेंज होती है वो 0 से और s के बीच में होती है। रेलो एक्टिवेशन फंक्शन निगेटिव वैल्यू को डिस्कार्ड कर देता है। ठीक है, अगर समझ लीजिए कहीं पे हमारा इनपुट निगेटिव है और वहाँ पे हमने रेलो एक्टिवेशन फंक्शन लगा दिया तो जो निगेटिव वैल्यू होगी उसको डिस्कार्ड करके 0 में वह चेंज कर देगा और जो पॉजिटिव वैल्यू होगी उसको एज इट इज ही रहने देगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे
हर जगह रेलो एक्टिवेशन फंक्शन का यूज किया जाता है। रेलो एक्टिवेशन फंक्शन वैनिसिंग ग्रेडियंट की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है। ये देखा गया सिग्मॉइड और 10H एक्टिवेशन फंक्शन के अंदर वैनिसिंग ग्रेडियंट की समस्या आ रही है। अब उस समस्या को सॉल्व करने के लिए जो रिसर्चर होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, उन लोगों ने सोचा अब क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा कि चलो रेलो एक्टिवेशन फंक्शन बनाते हैं। रेलो का नाम होता है रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट एक्टिवेशन फंक्शन विच रेंज इज बिटवीन 0 एंड x। ये निगेटिव वैल्यू को डिस्कार्ड कर देता है। अब इन्होंने देखा कि भाई ये तो सारी की सारी निगेटिव वैल्यू डिस्कार्ड कर दे रहा है। अब अगर मान लो हमारे पास थोड़ी सी अगर कोई 0 से के आसपास की कोई वैल्यू लेनी हो तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, उसको भी डिस्कार्ड कर दे रहा था ये, क्योंकि इसकी रेंज 0 से और x के बीच में होती है। तो उन्होंने कहा कि 0 के आसपास की अगर वैल्यू हमें लेनी है तो हम एक अलग से फंक्शन बनाते हैं। तो उसका नाम उन्होंने कहा क्या, लीकी रेलो। लीकी रेलो क्या करता है, जो रेलो के अंदर समस्या आती है उसको सॉल्व करता है। रेलो के अंदर प्रॉब्लम ये आने लगी थी, इसके अंदर काफी डेड न्यूरॉन की समस्या आने लगी थी, डाइंग न्यूरॉन की समस्या आने लगी थी, ठीक है, मतलब न्यूरॉन काफी डेड हो जा रहे थे, क्योंकि ये निगेटिव वैल्यू को डिस्कार्ड कर दे रहा था, ठीक है, और 0 के आसपास की वैल्यू को भी ज्यादा नहीं मान रहा था। इसलिए उस समस्या को सॉल्व करने के लिए लीकी रेलो एक्टिवेशन फंक्शन को लगाया गया हमारे न्यूरल नेटवर्क के अंदर। अब आता है सॉफ्ट मैक्स एक्टिवेशन फंक्शन। ये क्या करता है, कन्वर्ट लॉजिक्स इनटू प्रोबेबिलिटी। इसका रेंज होती है दोस्तों 0 से 1 के बीच में, इसकी भी रेंज होती है, लेकिन ये मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। अगर कोई इमेज है उसके अंदर कैट्स हैं, डॉग्स हैं और लायंस हैं, तो उन सभी के इमेज को क्लासिफाई करना है तो वहां पे हम लोग सॉफ्ट मैक्स एक्टिवेशन फंक्शन का यूज कर सकते हैं, ठीक है, आउटपुट लेयर में। तो ये एक्टिवेशन फंक्शन, कोई कहेगा कि भाई ये एक्टिवेशन फंक्शन का बवाल क्यों लाया जाए, तो एक्टिवेशन फंक्शन का बवाल इसीलिए लाया गया था हमारे न्यूरल नेटवर्क के अंदर नॉन लीनियरिटी को इंट्रोड्यूस करने के लिए। कोई कहेगा कि भाई न्यूरल नेटवर्क ये क्यों लाया गया? मतलब ऐसा डीप लर्निंग में क्या जरूरत पड़ गई थी कि न्यूरल नेटवर्क को लाया गया था? तो इसीलिए लाया गया था कि हमारा जैसे लेयर्ड बाई लेयर्ड इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए न्यूरल नेटवर्क लाया गया था। न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, जैसे हमारा दिमाग होता है ना, उसमें न्यूरॉन्स होते हैं और हमारा दिमाग इंफॉर्मेशन होती है लेयर बाय लेयर प्रोसेस करती है। तो हमारे ब्रेन के सेम कॉन्सेप्ट को उठा करके ही न्यूरल नेटवर्क बनाया गया है, ठीक है, हमारे ब्रेन के इस सेम कॉन्सेप्ट को उठा करके न्यूरल नेटवर्क बनाया गया है। जिस तरीके से हम लोग मशीन लर्निंग के अंदर हमें मॉडल को ट्रेन करने की जरूरत पड़ती है, इसमें क्या होता है, डीप लर्निंग के अंदर मॉडल खुद ही अपने आप से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके खुद ही सीखता रहता है उससे, ठीक है, तो हमें इसमें ज़्यादा ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और एक बात ये भी देखा जाए कि काफ़ी डीप एनालिसिस किया जाता है। जैसे इमेज का अगर क्लासिफिकेशन करना हो तो वहाँ पे हम लोग डीप लर्निंग के कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क का यूज कर सकते हैं। अगर हमें टाइम एनालिसिस करना हो तो वहाँ पे हम लोग RNN LSTM GRU का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसी के अंदर GN का कॉन्सेप्ट आता है, जनरेटर कॉन्सेप्ट आता है, डिस्क्रिमिनेटर कॉन्सेप्ट आता है और साथ ही साथ ऑटो इनकोडर का भी कॉन्सेप्ट आता है। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे डीप लर्निंग के अंतर्गत आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप एक्टिवेशन फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब आता है दोस्तों लॉस फंक्शन। लॉस फंक्शन क्या होता है और इसको कैलकुलेट क्यों किया जाता है? तो हमारे लॉस फंक्शन देखिए दो तरीके के होते हैं। मीन स्क्वायर एरर ये रिग्रेशन टास्क के लिए यूज किया जाता है और क्रॉस इंट्रोपी लॉस ये क्लासिफिकेशन टास्क के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो लॉस फंक्शन होता क्या है, उससे यूज क्यों किया जाता है? जब हम अपने नेटवर्क को ट्रेन करते हैं, जब ट्रेन करते करते जब हम फाइनल आउटपुट पे पहुंचते हैं तो वहां हम फाइनल आउटपुट और प्रेडिक्टेड आउटपुट के बीच में, मतलब प्रेडिक्टेड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट के बीच में डिफरेंस लेते हैं, ठीक है। तो आप कहेंगे कि भाई ये आपको एक्चुअल आउटपुट पता रहता है तो आप आउटपुट क्यों प्रेडिक्ट करवाते हैं? क्योंकि मशीन लर्निंग में हमने क्या पढ़ा था, क्योंकि हम लोग सुपरवाइज लर्निंग के अंतर्गत लेबल डेटा का यूज करते हैं। लेबल डेटा में इनपुट भी पता होता है, आउटपुट भी पता होता है, ठीक है। हम लोग पहले तो अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं दिए गए डेटा के आधार पर, फिर उस मॉडल की टेस्टिंग करते हैं। हमें ट्रेनिंग के डेटा का भी रिजल्ट पता होता है, टेस्टिंग वाले डेटा का भी रिजल्ट पता होता है, ठीक है। तो चूंकि हम जब ट्रेनिंग करवाते हैं तो हमें ट्रेनिंग से कुछ प्रेडिक्शन प्राप्त होता है
और चूंकि हमें एक्चुअल वैल्यू पहले से पता होती है, तो हम लोग प्रेडिक्टेड वैल्यू में से एक्चुअल वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू में से प्रेडिक्टेड वैल्यू को माइनस करके उसका डिफरेंस देखते हैं। अगर डिफरेंस ज़्यादा आता है, ठीक है, ये जो डिफरेंस होता है इसे हम लोग लॉस करते हैं, ठीक है, इसे हम लोग लॉस फंक्शन करते हैं, ठीक है। तो अगर ये डिफरेंस ज़्यादा आता है तो हम लोग बैक प्रोपोगेशन करते हैं। बैक प्रोपोगेशन मतलब हम लोग अपने पैरामीटर को एडजस्ट करते हैं, मतलब ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, ठीक है। तो और उसके बाद फिर से हम लोग ट्रेनिंग शुरू करते हैं जब तक कि हमारा एरर कम से कम ना आ जाए, या जब हमारा एक्चुअल वैल्यू प्रेडिक्टेड वैल्यू के बराबर ना आ जाए तब तक हम लोग उसको करते रहते हैं। तो यही पर्पज होता है लॉस फंक्शन का, टू कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड द प्रेडिक्टेड वैल्यू। और अगर हमारा रिग्रेशन का टास्क होगा, मतलब अगर हमें न्यूमेरिकल वैल्यू प्रेडिक्ट करनी होगी या कंटिन्यूअस वैल्यू प्रेडिक्ट करनी होगी, तो वहाँ पे हम लोग मीन स्क्वायर एरर लॉस फंक्शन का यूज करेंगे। और हमें अगर क्लासिफिकेशन करना होगा, यानी कि कैट्स की इमेज है कि डॉग्स की इमेज है, पास या फेल हुआ, इस टाइप से कुछ अगर डिसाइड करना है, यस या नो टाइप डिसाइड करना है, तो वहाँ पे हम लोग क्रॉस एंट्रोपी लॉस फंक्शन का यूज करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से रोल होता है लॉस फंक्शन का। अब आते हैं दोस्तों ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम। ये ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम क्यों यूज होते हैं? हमने बताया ना कि जब हम अपने न्यूरल नेटवर्क का जब लॉस फंक्शन कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट फंक्शन कैलकुलेट करते हैं, तो उस समय अगर हमारा एरर ज़्यादा रहता है या एक्चुअल वैल्यू और प्रेडिक्टेड वैल्यू के बीच में डिफरेंस ज़्यादा रहता है, तो हम लोग चाहते हैं कि भाई हम लोग अपने न्यूरल नेटवर्क को ऑप्टिमाइज करें ताकि एरर कम से कम रहे। तो इसीलिए हम लोग ऑप्टिमाइज एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं। तो ऑप्टिमाइज एल्गोरिथम के अंदर आता है ग्रेडियंट डिसेंट। ये क्या करता है? अपडेट वेट्स टू मिनिमाइज द लॉस फंक्शन, ठीक है। अपडेट वेट्स टू मिनिमाइज द लॉस फंक्शन, दैट इज नोन एज द ग्रेडियंट डिसेंट, ओके। अब पहला आता है उसके अंदर स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। ये क्या करता है? यूज ए सिंगल और ए फ्यू ट्रेनिंग सैंपल टू कंप्यूट द ग्रेडियंट। स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट में क्या होता है ना कि हम लोग एक सिंगल न्यूरॉन्स का, ठीक है, ग्रेडियंट कैलकुलेट करते हैं टू कैलकुलेट द लॉस फंक्शन, टू मिनिमाइज द लॉस फंक्शन ऑफ आवर न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। और ये एडम क्या होता है? एडाप्टिव मोमेंट एस्टिमेशन। ये क्या होता है? कंबाइंस द बेनिफिट ऑफ बोथ एसजीडी विथ मोमेंटम एंड आरएमएस प्रॉप। इन दोनों को कंबाइन करने के लिए एडम का यूज किया जाता है। इसी के अंदर आपका बैच ग्रेडियंट डिसेंट भी होता है। बैच ग्रेडियंट डिसेंट में क्या होता है कि हम लोग पूरे सैंपल में से कुछ सैंपल्स को ले लेते हैं और उनका ग्रेडियंट कैलकुलेट करते हैं टू ऑप्टिमाइज आवर एल्गोरिथम टू मिनिमाइज द लॉस फंक्शन, ठीक है। उसी के अंदर आता है ग्रेडियंट डिसेंट। ग्रेडियंट डिसेंट में क्या होता है? कंप्लीट डेटा को ले लिया जाता है और कंप्लीट डेटा का एक ही बार में उसका लॉस फंक्शन कैलकुलेट किया जाता है, उसका ग्रेडियंट कैलकुलेट किया जाता है। तो जो ग्रेडियंट डिसेंट होता है उसमें काफ़ी टाइम लगता है। बैच ग्रेडियंट डिसेंट में उससे कम टाइम लगता है। स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट में थोड़ा कम समय लगता है, क्योंकि यह सिंगल डेटा का ही ग्रेडियंट कैलकुलेट करता है, सिंगल डेटा का ही डेरिवेटिव कैलकुलेट करता है, ठीक है। तो हमारे लॉस फंक्शन को मिनिमाइज करने के लिए ही ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम का यूज किया जाता है। और ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम कितने टाइप के होते हैं? ग्रेडियंट डिसेंट होता है, बैच ग्रेडियंट डिसेंट होता है, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट होता है, एंड एडम, ये भी एक तरीके का ऑप्टिमाइजेशन का एल्गोरिथम ही है। अब आते हैं हम लोग रेगुलराइजेशन टेक्निक के बारे में थोड़ा बात करते हैं। यहाँ होता है L1 रेगुलराइजेशन, L2 रेगुलराइजेशन एंड ड्रॉप आउट। L1 रेगुलराइजेशन हम लोग लॉसो रिग्रेशन भी करते हैं और L2 रेगुलराइजेशन हम लोग रिजी रिग्रेशन भी करते हैं। हमने ये देखा था कि जब ओवरफिटिंग की समस्या आती है या अंडर फिटिंग की समस्या आती है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने मशीन लर्निंग में रिज और लासो रिग्रेशन का यूज किया था, ठीक है। रिज रिग्रेशन का यूज तब करते हैं जब हम देखते हैं कि हमारे मॉडल में मल्टी कोलिनियरिटी आ गई है। मल्टी कोलिनियरिटी मतलब जहाँ पे हमारे फीचर्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं, या जहाँ पे डुप्लीकेट फीचर्स आ जाते हैं, जहाँ पे कम मीनिंग वाले फीचर आ जाते हैं। मतलब अगर किसी का आईडी दिया है, उसका नेम दिया है, उसका एड्रेस दिया है, ठीक है, उसका लाइफ स्टाइल दिया है, तो इसमें से जो हमारे पास इंपॉर्टेंट डेटा होगा, जैसे आईडी हो गया या नेम हो गया, इनको ही सिर्फ हमने उठा करके अगर अपना एनालिसिस करना हो, तो यहाँ पे इसको ये कहा जाता है कि हमने मल्टी कोलिनियरिटी को मैंने मिनिमाइज किया। मतलब हमारे पास जो काम के डेटा थे, जो इनका हमें अपने एनालिसिस में यूज करना है, उसी को सिर्फ हमने लिया और बाकी सारे डेटा को मैंने डिस्कार्ड कर दिया, ठीक है। इसमें हम लोग रिजिडिफिकेशन का यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला आता है आपका L1 रेगुलेशन, एक लासो रिग्रेशन भी करते हैं।
ये क्या करता है, एड्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ कोफिशिएंट एज ए पेनाल्टी टर्म टू लॉस फंक्शन। L1 रेगुलेशन में जो कोफिशिएंट होते हैं ना, इनको वह जीरो करने की कोशिश करता है। और L1 रेगुलेशन यहाँ लासो रेगुलेशन फीचर सिलेक्शन के लिए यूज किया जाता है, फीचर सिलेक्शन के लिए यूज किया जाता है। L2 रेगुलेशन क्या होता है, एड्स स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ द कोफिशिएंट एज ए पेनाल्टी टर्म, मतलब ये ओवर फिटिंग की समस्या को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। इसमें जो हाई डिग्री ऑफ कोफिशिएंट होते हैं उनको टेंडिंग टू जीरो कन्वर्ट करने की कोशिश किया जाता है। अब ओवर फिटिंग क्या होता है, अंडर फिटिंग क्या होता है। ओवर फिटिंग में हमारा मॉडल ट्रेनिंग डेटा पे अच्छा परफॉर्म करता है लेकिन टेस्टिंग डेटा पे अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। और अंडर फिटिंग में क्या होता है, हमारा मॉडल ना तो ट्रेनिंग डेटा पे अच्छा परफॉर्म करता है ना तो टेस्टिंग डेटा पे अच्छा परफॉर्म करता है। और जब ओवर फिटिंग की समस्या आती है तो हम लोग कह सकते हैं कि देयर इज ए हाई वेरिएंस इन आवर डेटा। और अंडर फिटिंग की समस्या आती है तो हम लोग कहते हैं हाई बायस इन आवर डेटा। ठीक है। अब तीसरा था ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट क्या करता है, रेंडमली ड्रॉप्स न्यूरॉन ड्यूरिंग ट्रेनिंग टू प्रिवेंट ओवर फिटिंग। ठीक है, ड्रॉप आउट के अंदर हम लोग न्यूरॉन को ड्रॉप कर सकते हैं ओवर फिटिंग की समस्या से अगर हमें निजात पाना है तो। ठीक है, तो ये बेसिकली रेगुलेशन टेक्निक होती है ओवर फिटिंग की समस्या को कम करने के लिए, मल्टीकोलिनियरिटी को सॉल्व करने के लिए और हमारे ट्रेनिंग रिजल्ट को अच्छा बनाने के लिए। ये सभी की सभी चीज़ें दोस्तों अच्छे डेटा पे डिपेंड करती हैं। आपका डेटा अगर पहले से ही रेगुलराइज्ड है, पहले से ही नॉर्मलाइज्ड है, पहले से स्किल्ड डेटा है तो वहाँ पे ओवरफिटिंग आने की समस्या कम होती है और इनको भी हमें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ सकती है। जब हमें लगता है कि ओवरफिटिंग की समस्या आ गई, हमें रेगुलेशन करना चाहिए, तब हमें इन टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ता है। अब आते हैं डीप लर्निंग का जो एल्गोरिदम होता है, इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। इसका यूज करके हम लोग इमेज रिलेटेड जो क्लासिफिकेशन टास्क होता है वो हम लोग करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर कन्वोल्यूशनल लेयर होती है, ये अप्लाइज कन्वोल्यूशन ऑपरेशन टू द इनपुट डेटा। ठीक है, इसके अंदर एक लेयर होती है कन्वोल्यूशनल लेयर, इसको क्या करती है, ये अप्लाइज कन्वोल्यूशनल ऑपरेशन टू द इनपुट डेटा। दूसरी लेयर होती है पूलिंग लेयर। पूलिंग लेयर क्या करती है, रिड्यूस द डायमेंशनलिटी ऑफ द डेटा। और थर्ड होती है फुली कनेक्टेड लेयर। ये क्या होती है, कनेक्ट्स एवरी न्यूरॉन इन वन लेयर टू एवरी न्यूरॉन इन द अदर लेयर। तो ये कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क इज यूज्ड इन इमेज क्लासिफिकेशन, इमेज रिलेटेड डेटा एक्सट्रैक्शन। तो वहाँ पे हम लोग कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क का यूज करेंगे। और इसके अंदर 3 लेयर होती है। कन्वोल्यूशनल लेयर ये क्या करती है, अप्लाई कन्वोल्यूशनल ऑपरेशन टू द इनपुट डेटा। और पूलिंग लेयर क्या करती है, रिड्यूस डायमेंशनलिटी ऑफ द डेटा। और फुली कनेक्टेड लेयर क्या करती है, कनेक्ट्स एवरी न्यूरॉन इन वन लेयर टू एवरी न्यूरॉन इन द अदर लेयर। ठीक है दोस्तों, अगर हम मशीन लर्निंग की बात करें तो वहाँ पे डेटा डायमेंशनलिटी को रिड्यूस करने के लिए प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस का यूज किया जाता है। और CNN में वही डेटा की डायमेंशनलिटी को यूज करने के लिए पूलिंग लेयर का यूज किया जाता है, मैक्स पूल फंक्शन का यूज किया जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं थोड़ा। अगला इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम जो है डीप लर्निंग का वो है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क डिजाइन टू द सिक्वेंशियल डेटा, डिजाइन फॉर द सिक्वेंशियल डेटा, जहाँ पे हमें कुछ टाइम सीरीज एनालिसिस करना हो, DNA RNA एनालिसिस करना हो, ऑडियो से रिलेटेड कुछ सीक्वेंस एनालिसिस करना हो, वहाँ पे हम लोग RNN का यूज करते हैं। LSTM का क्या होता है, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। क्योंकि RNN जिस काम को करने में असफल हो जाता है उसको करने के लिए LSTM का यूज किया जाता है। LSTM क्या करता है कि यह बहुत लंबे समय की इंफॉर्मेशन को याद रख सकता है और उसको प्रोसेस कर सकता है। हैंडल्स द लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी बेटर देन RNN। ठीक है, RNN को पहले रिसर्चर ने सीक्वेंशियल डेटा को प्रोसेस करने के लिए बनाया था, लेकिन उन्होंने देखा कि RNN में कुछ वैनिसिंग ग्रेडियंट की प्रॉब्लम आ रही है या फिर इसके अंदर या लॉन्ग डेटा को याद नहीं रख पा रहा है, इसलिए उन लोगों ने LSTM को बनाया। ठीक है, LSTM के बाद इन्होंने GRU को बनाया। ये LSTM से भी थोड़ा सा सिंपल होता है। और LSTM और GRU ये जो दोनों एल्गोरिथम होते हैं, इसके अंदर गेटिंग मैकेनिज्म का यूज किया जाता है। गेटिंग मैकेनिज्म का यूज करके ही लॉन्ग टर्म की इंफॉर्मेशन को मेमोराइज किया जाता है, को याद किया जाता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म इंफॉर्मेशन याद करने का मतलब क्या है दोस्तों, अगर हम लोग चैट जीपीटी से कुछ सवाल कर रहे हैं और मान लीजिए हमने पूछा कि प्लीज प्रोवाइड द टॉप 10 न्यूज ऑफ टुडे। अब टॉप 10 न्यूज वो मेरे को बता देगा। अब हम लोग कहेंगे प्लीज प्रोवाइड द थर्ड न्यूज डिटेल, तो उसके लिए थर्ड न्यूज डिटेल पे जाएगा। उसके बाद हम कुछ और क्वेश्चन पूछेंगे कि प्लीज प्रोवाइड द टुडे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज या फिर एनीथिंग। हम लोग उससे कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ ऐसे लिखवा सकते हैं। फिर पूछेंगे कि प्लीज प्रोवाइड द फोर्थ पॉइंट ऑफ द टुडे न्यूज।
तो उसके बाद वो चौथे पॉइंट पे जाएगा। मतलब ये क्या कह रहा है, आपकी सीक्वेंस को याद रख रहा है, ठीक है, आपके सीक्वेंस को याद रख, जैसे हम लोग अपने माइंड में सीक्वेंस को याद रखते हैं कि कोई सामान कहाँ पे रखा हुआ है, कोई सा क्वेश्चन का आंसर क्या है, कौन से इंडेक्स नंबर पे या कौन से पेज नंबर पे कौन सा टॉपिक जैसे याद करते हैं, उसी को याद करने के लिए, सीक्वेंस को याद करने के लिए LSTM एंड GRU का यूज किया गया। अब देखते हैं अगला क्या है। कुछ एडवांस आर्किटेक्चर इसके अंदर आते हैं, जैसे ऑटो इनकोडर। ये क्या करता है, न्यूरल नेटवर्क यूज टू लर्न एफिशिएंट कोडिंग ऑफ डेटा, ठीक है। ऑटो इनकोडर क्या करता है, न्यूरल नेटवर्क यूज टू लर्न एफिशिएंट कोडिंग ऑफ द डेटा। अब ऑटो इनकोडर के अंदर दोस्तों एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि यह पहले डेटा को एज ए इनपुट लेता है, फिर उस डेटा की डायमेंशनलिटी को रिड्यूस करता है, फिर उसके बाद वह ओरिजिनल डेटा को फिर से रिप्रोड्यूस करता है। तो ऑटो इनकोडर को हम लोग एक तरीके से डेटा डायमेंशनलिटी रिड्यूस करने का भी काम ले सकते हैं अंडर द डीप लर्निंग प्रोग्राम, डीप लर्निंग प्रोजेक्ट, ओके। अब यहाँ पे आता है अगला कॉन्सेप्ट, जनरेटिव एडवर्सरी नेटवर्क। जनरेटिव एडवर्सरी नेटवर्क दोस्तों ये जो फेक इमेज बनाने का सबसे बड़ा गुनाहगार यही है, इसी का यूज करके फेक इमेज बनाई जाती है। कंपोज्ड ऑफ ए जनरल डिस्क्रिमिनेटर यूज्ड जनरेटिंग रियलिस्टिक डेटा, ठीक है। इसके अंदर एक जनरेटर होता है, एक डिस्क्रिमिनेटर होता है। जनरेटर क्या करता है, बिल्कुल रियल से मिलता जुलता फेक इमेज बनाने की कोशिश करता है, और डिस्क्रिमिनेटर क्या करता है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी निकालता रहता है। इस तरीके से ये एक दूसरे की कमी निकालते निकालते एक रियल इमेज के बराबर की एक ऐसी फेक इमेज बनाते हैं जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कि ये रियल है कि फेक है, ठीक है। अब आता है ट्रांसफार्मर। ये कहता है यूटिलाइज सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म यूजिंग एक्सटेंसिवली इन NLP में हम लोग ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे ChatGPT हो गया, जनरेटिव प्री टेक्स्ट ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो वहाँ पे ट्रांसफार्मर का यूज किया गया है। ऐसे ही BERT का भी यूज होता है ट्रांसफार्मर के अंदर, ठीक है। अब अगला देखते हैं ट्रांसफर लर्निंग। ये क्या होती है, प्री ट्रेंड मॉडल यूजिंग मॉडल्स ट्रेंड ऑन लार्ज डेटा सेट टू इंप्रूव परफॉर्मेंस ऑन स्मॉलर डेटा सेट्स, फाइन ट्यूनिंग, एडजस्टिंग ए प्री ट्रेंड मॉडल ऑन न्यू बट सिमिलर टास्क, ठीक। ट्रांसफर लर्निंग में क्या होता है दोस्तों, हम लोग को अगर किसी नए डेटा से अपने मॉडल को ट्रेन करना है या फिर कुछ नया हमें इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ऑलरेडी जो ट्रेंड मॉडल होता है, ठीक है, उसको उठाते हैं और उसे अपने डेटा से ट्रेन करवाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, हमें मॉडल फिर से बनाने की जरूरत नहीं होती है, जो मॉडल ऑलरेडी ट्रेंड होता है उसी का हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो इसे हम लोग ट्रांसफर लर्निंग के अंतर्गत उसको हम लोग समझ सकते हैं। अब हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग क्या होती है, ग्रिड सर्च, एग्जॉस्टिव सर्च ओवर स्पेसिफाइड पैरामीटर वैल्यू, रैंडम सर्च, रैंडमली सैंपल पैरामीटर वैल्यूज। आगे देखते हैं ये क्या है, फ्रेमवर्क एंड टूल के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो टेंसर फ्लो एंड पाईटार्च एंड केरा, ये 3 फ्रेमवर्क होते हैं। टेंसर फ्लो इन ओपन सोर्स लाइब्रेरी डेवलप्ड बाय गूगल, पाईटार्च एंड ओपन सोर्स मशीन लर्निंग लाइब्रेरी डेवलप्ड बाय द फेसबुक। और केराच क्या होती है, एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी दैट प्रोवाइड्स ए पाइथन इंटरफेस फॉर न्यूरल नेटवर्क रनिंग ऑन टॉप ऑफ टेंसर फ्लो। तो पाईटार्च और टेंसर फ्लो और केरा ये डीप लर्निंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी होती हैं। इन्हीं का यूज़ करके हम लोग डीप लर्निंग के अंतर्गत जो प्रोजेक्ट बनाना हो, कुछ प्रोग्राम बनाना हो, तो इन्हीं का हम लोग यूज करके करते हैं। अब आते हैं मैथमेटिकल इंट्यूशन एंड एग्जाम्पल, ठीक है। अब हमने कहा ना कि बैकवर्ड प्रोपोगेशन हम लोग करते हैं, क्यों करते हैं, अपने लॉस फंक्शन कॉस्ट फंक्शन को कम करने के लिए, ठीक है। तो उसका क्या क्या स्टेप्स होता है उसको देखो। फॉरवर्ड पास में क्या होता है, कंप्यूट द आउटपुट, जैसे हम लोग पहले इनपुट लिया, फिर उसको हिडन लेयर में कैलकुलेट किया, फिर उसको एक्टिवेशन फंक्शन लगाया, फिर उसका हमने आउटपुट निकाला। तो ये सीधे डायरेक्शन में जा रहा है, माने यानी कि लेफ्ट टू राइट ये जा रहा है। तो हमारा क्या है, ये फॉरवर्ड पास है, ठीक है। और इसमें हम लोग आउटपुट कंप्यूट कर लेंगे फॉरवर्ड पास के अंदर। फिर लॉस कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कंपेयर द आउटपुट विद द एक्चुअल लेवल यूजिंग लॉस फंक्शन। हमने क्या कहा, एक्चुअल जो आउटपुट में हमारा जो निकलेगा उसे हम प्रेडिक्टेड वैल्यू बोलेंगे, और एक्चुअल तो हमारे पास रहेगा ही, क्योंकि हम लोग सुपरवाइज लर्निंग के अंदर हमें एक्चुअल आउटपुट पता ही रहता है। तो इनका हम लोग डिफरेंस निकालते हैं और हम लोग लॉस वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब तो बैकवर्ड पास क्या होता है, कंप्यूट ग्रेडियंट ऑफ द लॉस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू ईच वेट, ठीक है। अब देखो वेट्स अपडेट कैसे होता है, अपडेट वेट यूजिंग ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम लाइक ग्रेडियंट डिसेंडेंट। वेट अपडेट कैसे होगा, W माइनस W नीटा डेल डेरिवेटिव ऑफ L डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ W।
तो नीटा क्या है, एक लर्निंग रेट है। नीटा इज द लर्निंग रेट, एल इज द लॉस फंक्शन एंड डब्ल्यू इज द रिप्रेजेंट ऑफ द वेट। तो हमने वेट के रिस्पेक्ट में हमने डेरिवेटिव निकाला यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम इसका कुछ फार्मूला दिया हुआ है, ठीक है। ये देखिए y इज द आउटपुट ऑफ द फीचर मैप, m एंड n आर द फिल्टर डायमेंशन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को आज का जो वीडियो है काफ़ी पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट कोर्स का लिंक भी दिया हुआ है, आप उस लिंक को ओपन करें और देखिए कोर्स में क्या क्या दिया हुआ है। तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप लर्निंग मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग।